नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुभन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कवित्व, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कवित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कवित्व के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कवित्व के रचनाकार भूषण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भूषण होगा। निम्नलिखित में से कवित्व के रचनाकार भूषण है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि भूषण का जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1613 ईस्वी होगा। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि भूषण का निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि भूषण का निधन 1715 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1715 ईस्वी होगा। भूषण का निधन 1715 ईस्वी को हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि भूषण का जन्म स्थान कहाँ था, यानी कि वह स्थान जहाँ भूषण का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि भूषण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवामपुर में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवामपुर होगा। भूषण का जन्म स्थान यानी कि वह स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ वह उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवामपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि भूषण के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि भूषण के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि रत्नाकर त्रिपाठी होगा। भूषण के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि भूषण को किसने कवि भूषण की उपाधि दी। तो हम आपको बता दें कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सोलंकी राजा रुद्र शाह होगा। भूषण को सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूषण का प्रमुख आश्रयदाता था, यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से भूषण के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से भूषण के प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शाहूजी महाराज, राजा छत्रसाल ये तीनों थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में सभी भूषण के प्रमुख आश्रयदाता थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि भूषण रीति काल के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि रीति काल होगा। भूषण रीति काल के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि भूषण के 2 भाई निम्नलिखित में से कौन थे। पठित पाठ के आधार पर हमने जाना कि भूषण के 2 भाई थे और उनका नाम क्या था। तो हम आपको बता दें उनका नाम चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। यहाँ अ से हमारा मतलब चिंतामणि त्रिपाठी से और ब से हमारा मतलब मतीराम से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी अ और ब दोनों होगा। भूषण के 2 भाई निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम दोनों थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी अ और ब दोनों होगा।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि साहू जी होगा। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार भूषण है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, उस चारों विकल्प में से किसके रचनाकार भूषण है, किस रचना के रचनाकार जो हैं भूषण है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से शिवराज भूषण, भूषण हजारा और भूषण उल्लास इन तीनों के रचनाकार भूषण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार भूषण है, चाहे वह शिवराज भूषण हो या भूषण हजारा हो या भूषण उल्लास हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार भूषण नहीं है। यानी कि प्रश्न संख्या 12 में जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किसके रचनाकार भूषण नहीं है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास इन तीनों के रचनाकार भूषण हैं। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि किसके रचनाकार भूषण नहीं है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से चित्ररेखा के रचनाकार भूषण नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि चित्ररेखा होगा। निम्नलिखित में से चित्ररेखा के रचनाकार भूषण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। तो हम आपको बता दें कि शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है और इसके मुक्तक, इनमें मुक्तक 52 है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 52 होगा। शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। यानी कि भूषण के द्वारा रचित एक रचना है जिसका शीर्षक है शिवराज भूषण। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। तो हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि शिवराज भूषण जिसके रचनाकार भूषण है उसमें जो है शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 105 ईस्वी होगा। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। तो हम आपको बता दें कि भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि वीर रस होगा। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। तो भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। यानी कि प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि भूषण ने मुख्यतः यानी कि मेनली किस भाषा में रचना की, यानी उनकी अधिकतर रचना जो है किस भाषा में है। तो हम आपको बता दें कि भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि ब्रज होगा। भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि भूषण के प्रिय नायक है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ, ब, स और द, इनमें से भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से विकल्प अ यानी कि छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल भूषण के प्रिय नायक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल होगा। भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है। यानी कि जो जिस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2 कवित्व दिया गया है,
उसमें यानी कि प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि उसमें से यानी दो कवित्व जो दिया गया उनमें से कवि भूषण का प्रथम कवित्व जो है उसमें किस ऐतिहासिक पुरुष का वर्णन किया गया, यानी कि कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि कवि भूषण का जो प्रथम कवित्व है वह शिवाजी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि शिवाजी होगा। कवि भूषण का प्रथम कवित्व शिवाजी से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण जी ने किया है, यानी कि भूषण जी ने शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में किया है, यानी कि भूषण की वह कौन सी रचना है जिसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो हम आपको बता दें कि वह रचना शिव बावनी है जिसमें शिवाजी की वीरता का बखान भूषण जी ने किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन प यानी कि शिव बावनी होगा। शिवाजी की वीरता का बखान शिव बावनी नाम के कृति में भूषण ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है, यानी कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम और परशुराम इन तीनों से की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। शिवाजी की तुलना भूषण ने इनमें से सभी से की है, चाहे वह इंद्र हो, चाहे वह राम हो, चाहे परशुराम हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में किस तरह लिपट जाती है, यानी कि पठित पाठ के आधार पर यानी कि हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर छत्रसाल की तलवार जो है वह शत्रु के गले में किस तरह लिपट जाती है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि नागिन की तरह होगा। पठित पाठ के आधार पर छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर सहस्त्र बाहु पर किसका आक्रमण हुआ था। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर यानी कि पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सहस्त्र बाहु पर परशुराम का आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि परशुराम का होगा। पठित पाठ के आधार पर सहस्त्र बाहु पर परशुराम का आक्रमण हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है। पठित पाठ के आधार पर यानी कि जब हमने पाठ पढ़ा, पाठ कवित्व पढ़ा, तो उसमें पता चलता है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है। तो हमें पता चलता है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भोजन होगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक था कवित्व, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 6 जिसका शीर्षक है तुमुल कोलाहल कला में, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।